चंद साल पहले तक फौजी सीमेंट के पास सिर्फ एक सीमेंट लाइन थी और आज ये अटक सीमेंट को एक्वायर करने के बाद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने जा रहा है। ये सब हुआ कैसे? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या इस ग्रोथ की कहानी और जो करंट प्राइस चल रही है इस पर भी इस कंपनी में एक मीनिंगफुल अपसाइड बाकी है? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, सीमेंट की जुलाई की सेल्स एक्सेप्शनल रहीं। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनी के, सीमेंट कंपनीज़ के, वो भी अच्छे आ रहे हैं। और बजट में तो आपने देख ही लिया, कंस्ट्रक्शन को प्रमोट भी किया गया और सुपर टैक्स भी कम हो गया है सीमेंट सेक्टर के लिए। और फौजी सीमेंट के लेटेस्ट रिजल्ट्स में एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की एनालिसिस में मिस हो रही है, बैलेंस शीट की वो एक लाइन जो इस कंपनी की फेयर वैल्यू को मटीरियली चेंज कर सकती है। मैं आज आपके साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, पेन और पेपर साथ रख लें क्योंकि हम सब ने मिलकर अपनी लाइफ में कॉन्शियसली ट्रिपल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री को अगर ओनर्स की तरह समझना हो तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: कोल, बिजली और लोकेशन। क्योंकि दोस्तों, सीमेंट एक कमोडिटी बिजनेस है। आप सेलिंग प्राइस को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। और फौजी सीमेंट इन तीनों फैक्टर्स में, कोल, बिजली और लोकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। आइए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला फैक्टर है कोल। सीमेंट बनाने में कोल सबसे बड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। फौजी सीमेंट अपनी ज़रूरत का तकरीबन 50 से 60% लोकल कोल से पूरा करता है, और लोकल कोल दूसरे कोल्स के ऑप्शंस जैसे कि इंपोर्टेड कोल या फिर अफ़गान कोल उनसे रिलेटिवली सस्ता होता है। दोस्तों, एक टन कोल से तकरीबन 7 टन ऑफ सीमेंट बन जाता है। और अगर हम देखें एक एवरेज कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर टन ऑफ सीमेंट तकरीबन अगर 4,000 रुपये चल रहा है, तो अगर लोकल कोल इंपोर्टेड कोल से 3-4 हज़ार रुपये भी सस्ता हो तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर टन 4,000 से बढ़ के 4,500 तक हो सकता है। फिर दोस्तों, दूसरा फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है बिजली। और यहाँ फौजी सीमेंट के पास सीमेंट सेक्टर का जेन्युइनली इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो है। 64 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी और 54 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सोलर। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बिजली की कॉस्ट काफ़ी कम है फौजी सीमेंट की। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, और मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन। फौजी सीमेंट के ज़्यादातर प्लांट्स नॉर्थ रीजन में हैं। झंग में 3.5 मिलियन टन्स की कैपेसिटी, निज़ामपुर और वाह कैंट में मिला के 4.5 मिलियन टन की कैपेसिटी, और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही डीजी खान में 2 मिलियन टन्स की कैपेसिटी। निज़ामपुर के प्लांट्स केपीके में आते हैं, और आपको पता है कि केपीके में लाइमस्टोन रॉयल्टी पंजाब के मुकाबले में कंसिडरेबली कम है। और क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट का बुनियादी रॉ मटेरियल है, तो रॉयल्टी का सीधा असर प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है। और दोस्तों, लोकेशन के साथ एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की एज और टेक्नोलॉजी। जितना नया प्लांट होता है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उतनी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो झंग वाला प्लांट फौजी सीमेंट का फुल यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि जो डीजी खान की ब्रांड न्यू लाइन है जो कि 2022 और 23 में ही ऑनलाइन आई थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितना नया प्लांट, उतनी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स। इन तमाम एडवांटेजेस को अगर हम कंबाइन करें तो फिर समझ आता है कि क्यों फौजी सीमेंट के ऑपरेटिंग मार्जिन्स आम तौर पर अप्रॉक्सीमेटली 30% की रेंज में रहते हैं, जो कि इंडस्ट्री की बेहतर कंपनीज में शुमार होता है। और इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखते हुए हम फौजी सीमेंट की अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टन्स की जो सीमेंट की कैपेसिटी है उसको $65 पर टन की वैल्यूएशन असाइन कर सकते हैं, यानी रफली $650 मिलियन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड अर्निंग पावर। इसके साथ साथ कंपनी के पास अटक सीमेंट के रिसेंटली एक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 63 मिलियन शेयर्स भी मौजूद हैं, जो कि अब रिसेंट रिजल्ट में कंपनी ने बताया है कि वो इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर करने का भी सोच रहे हैं। और इन शेयर्स की करंट मार्केट वैल्यू रफली 14 से 15 बिलियन बनती है। तो फौजी सीमेंट के सीमेंट ऑपरेशंस की वैल्यू प्लस अटक सीमेंट की इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और करंट एसेट्स को अगर हम एडजस्ट कर लें
तो फिर फेयर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं दूसरे वैल्यूएशन मेथड पे, और वो ये है कि FY27 में ये एसेट्स कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और रीसेंट रिजल्ट में एक ऐसी बैलेंस शीट लाइन जो फौजी सीमेंट की फेयर वैल्यू को मटीरियली अफेक्ट कर सकती है, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। US ईरान वॉर के टाइम पे डेटा के साथ हमने आपको मार्च अप्रैल के महीने में गाइड किया और बताया कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया यूजिंग एग्जांपल्स, ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़े। और आप देखें पिछले 100 डेज़ में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की आउटलुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरी एनालिसिस कहती है कि 2025 की तरह 2026 के सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल जिस तरह 2025 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो इम्प्रूव हुई थी, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आए और मार्केट का साइडवेज फेज जो था अर्ली 2025 में वो भी कंप्लीट हुआ, फिर जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रैली बनी। मेरे हिसाब से ये रिपीट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि बजट 2026 में सुपर टैक्स कम हो गया है। और ये चीज़ मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा था। बैठे बैठे सुपर टैक्स कम होने की वजह से कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट 6 मंथ्स का साइडवेज फेज़ भी कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से आउटलुक काफ़ी अच्छी है। और 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं तो हमारी SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे भी लगी और आपको भी जो है उसको नोट करना चाहिए कि ये जो फोर्थ क्वार्टर FY27 के रिजल्ट्स आए हैं फौजी सीमेंट के भी, दूसरी सीमेंट कंपनीज़ के भी, आप ये देखें इस टाइम में डीजल भी महंगा था और वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी भी चल रही थी और जनरली भी थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी हाई थी। लेकिन इसके बावजूद इस क्वार्टर में सीमेंट कंपनीज़ ने अपने जो प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं वो पहले क्वार्टर के मुकाबले में और ज़्यादा अच्छे हैं। ये शो करता है कि एज अ होल सीमेंट इंडस्ट्री के पास प्राइसिंग पावर है। जब भी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर जाती हैं तो ये बैक प्राइस इंक्रीज़ करने की पावर इनके पास है। अब दोस्तों बात करते हैं फौजी सीमेंट की FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की। सीमेंट डिमांड और कंपनी की अवेलेबल जो कैपेसिटी है उसको अगर देखें तो FY27 में हम फौजी सीमेंट की सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से लेके 6.7 मिलियन टन्स अज्यूम कर सकते हैं। इन वॉल्यूम्स की बुनियाद पर टोटल रेवेन्यू रफली 110-115 बिलियन के करीब बन सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे जो हैं वो निकल जाते हैं वो हम 27 से 28% की रेंज में अज्यूम कर रहे हैं। ये पिछले लेवल से थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और जैसे कि आपको पता है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स हमेशा थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही रहना चाहिए। इन अजम्पशंस पर फौजी सीमेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 29 से 30 बिलियन बन सकता है। फिर ₹5 से 6 बिलियन की फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन और बाकी एक्सपेंसेस निकालने के बाद FY27 का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट हमारे हिसाब से 14 से 15 बिलियन रुपीज़ है। यानी कि अगर इसको पर शेयर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 5 to 6 रुपीज़। और फौजी सीमेंट के पास अटक सीमेंट का 46% स्टेक भी है। तो इस 46% स्टेक का जो प्रॉफिट फौजी सीमेंट की अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा ये भी रफली 800 मिलियन से 1 बिलियन रुपीज़ बन सकता है। यानी दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो FY27 में फौजी सीमेंट की टोटल अर्निंग्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 रुपीज़ पर शेयर रह सकती हैं। अब अर्निंग्स आ गई हैं, सवाल यह है कि मार्केट इन अर्निंग्स को कितना मल्टीपल दे सकती है। इसमें मैं आपसे अपने थॉट्स थोड़े से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान का सीमेंट सेक्टर इस वक्त दूसरे जो सिक्लिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले में रिलेटिवली अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और उसकी वजह है कि IMF का ड्यूटी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम के बाद कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से ज़्यादा कंपटीशन का सामना कर रहे हैं और आपको पता है कि इस प्लान के अंदर ड्यूटीज़ जो है वो कम हो रही हैं, तो उन पे एक नेगेटिव आउटलुक आज से 2-3 साल बाद जो है वो उभर रही है। सीमेंट सेक्टर में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सीमेंट एक हैवी और लो वैल्यू पर टन प्रोडक्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इस एलिमेंट को मैं कहता हूँ सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल बाय रोड।
इसी वजह से अगर इस आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर सीमेंट पे लेट से ड्यूटी ख़त्म भी हो जाती है तो भी स्पेशली जो नॉर्थ वाले प्लेयर्स हैं, इंपोर्टेड सीमेंट जब तक पोर्ट से पंजाब और केपी के तक पहुंचेगा तो उसको ट्रक्स को इतना ज़्यादा किराया देना पड़ जाएगा कि वो लोकल सीमेंट से कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जो नॉर्थ के सीमेंट के प्लांट्स हैं वो नेचुरली इंपोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब इन्वेस्टर्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर सिक्लिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो एक तो वैसे ही सीमेंट सेक्टर जो है उसकी लिक्विडिटी, उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, लोगों का इस पर भरोसा भी काफ़ी अच्छा है, इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी अच्छे हैं, और फिर इस फैक्टर को भी मिला लें तो मेरे हिसाब से हम फौजी सीमेंट या फिर सीमेंट सेक्टर की दूसरी टॉप कंपनीज़ को 9 to 10 का पी मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। और 6 to 7 रुपीज़ EPS पे अगर हम ये पी रेशो अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से फौजी सीमेंट की फेयर वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 60 से 70 रुपीज़ के बीच में बन सकती है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वो एग्जैक्ट रिस्क बताऊं जिसकी वजह से मैं भी फौजी सीमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाता हूं, मैं ये क्लियर बता दूं कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब दोस्तों आते हैं उस बैलेंस शीट लाइन पर जिसका मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा था ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसको मिस कर रहे हैं। फौजी सीमेंट की फेयर वैल्यूएशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फौजी फाउंडेशन से लिया गया ₹7.3 बिलियन का लॉन्ग टर्म लोन। ये वो लोन है जो अस्करी सीमेंट ने अपने निज़ामपुर प्लांट के एक्सपेंशन के लिए लिया था और मर्जर के बाद 2023 में फौजी सीमेंट की बैलेंस शीट का हिस्सा बन गया। अगर आप थोड़े साल पहले जाएंगे 2022, 23 या 21 में तो फौजी सीमेंट पे डेट काफ़ी ज़्यादा होती थी और ये एक्सपेंशन भी कर रहे थे, तो इस वजह से स्पॉन्सर से ये लोन लिया गया था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्पॉन्सर्स के पास इसे किसी भी वक्त एक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। एटलीस्ट एनुअल स्टेटमेंट की वर्डिंग ये इंडिकेट करती है, यानी इस अमाउंट के बदले अपने नाम पर नए शेयर्स इशू करवा सकते हैं। वैसे तो अब फौजी सीमेंट की डेट पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन कंपनी ने कन्वर्जन की डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं की हुई, इसलिए अब हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जन होगी भी कि नहीं, और अगर होगी तो किस प्राइस पर होगी। लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर फ्यूचर में कन्वर्जन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो चल रही होगी उससे सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर हो गई तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू डाइल्यूट हो सकती है। इसी वजह से दोस्तों मेरे लिए ये ₹7.3 बिलियन सिर्फ बैलेंस शीट पर पड़ी हुई एक लाइन नहीं है। ये वो डेवलपमेंट है जिसको फौजी सीमेंट शेयर होल्डर्स को अगले रिजल्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स में क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। बल्कि मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करूँगा कि अब जब कंपनी की नेक्स्ट AGM होगी तो उस पर इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करूँ। अब मैं आपको 2 और एक्सपर्ट इंसाइट्स बताता हूँ सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक रॉयल्टी रेट से रिलेटेड और एक फ्यूचर कोल प्राइस से रिलेटेड। उससे पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आपके ख्याल में फौजी सीमेंट का अगले 2 सालों में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है? सीमेंट डिमांड रिकवरी, जैसे बजट में भी अब जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट किया गया, या फिर अटक सीमेंट के साथ इंटीग्रेशन, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जो कॉस्ट सेविंग होगी? आप अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ रॉयल्टी से रिलेटेड और फ्यूचर कोल प्राइस से रिलेटेड। जैसा आपको पता है 2024 में रॉयल्टी अप्लाई हो गई थी पंजाब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे, और आज जो है अगर हम 1 टन सीमेंट के ऊपर जो रॉयल्टी है फॉर लाइमस्टोन वो कंपेयर करें तो वो पंजाब में 700-800 रुपये दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आप देखें कि इसका प्रॉफिट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूँ ये मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। जो पंजाब की सीमेंट की कंपनीज़ हैं उनको स्टे भी मिला हुआ है, और अब रीसेंट कमेंट्री फ्रॉम कंपनीज़ हमें ये बताती हैं कि कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं कि शायद अगले 1 साल या 2 साल में ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है रॉयल्टी रेट का बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस वो हो सकता है ख़त्म हो जाए, और ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी फौजी सीमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, लेकिन साथ साथ ये भी नोट कर लें कि जब तक फाइनल आउटकम नहीं आ जाता इसे आप अपनी अजम्पशंस में एक बोनस के तौर पे रखें। इसके ऊपर पूरी अजम्पशंस बेस करके इन्वेस्टिंग मत करें। और दोस्तों दूसरा रिस्क है कोल प्राइसेस का। आपको पता है सीमेंट सेक्टर में कोल प्राइसेस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है।
और अब आप जो है सिर्फ पाकिस्तान तक ना सोचें, अपना ग्लोबल हैट जो है वो पहन लें और सोचें कि दुनिया में 3 मेजर सोर्सेस जिससे बिजली बनती है, एक है रिन्यूएबल्स, एक है कोल और एक है एलएनजी। जिस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएसए के बीच में चल रही है और हर दिन हम सुन रहे होते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये एलएनजी प्लांट जो है ये सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो है शिप्स गुजरने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और आपको पता है कि दुनिया में जो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है वो पाकिस्तान में तो गर्मियों में होती है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है वो सर्दियों में होती है हीटिंग के लिए। और एलएनजी प्राइसेस जो हैं ऑलरेडी मेरे हिसाब से $25 से ऊपर गई हुई हैं स्पॉट मार्केट में। तो अगर ये पूरा क्राइसिस जो है अगले 1-2 महीनों में सॉल्व नहीं होता और किसी वजह से एक ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है तो फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा मुल्क जो हैं वो महंगा कोल प्रेफर करें कंपेयर टू एलएनजी। और ऑब्वियसली एनर्जी तो प्रोवाइड करनी होती है लोकल पॉपुलेशन को, तो उस पूरी साइकिल के अंदर कोल प्राइसेस कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। और लास्ट टाइम जब ये सुपर साइकिल 2021 की सर्दियों में आया था तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन थी सीमेंट सेक्टर थी वो था अफ़गान कोल। और उस पूरे 1 साल में अफ़गान कोल जो है वो इम्पोर्टेड कोल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अफ़गान कोल को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इस दफ़ा जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर भी जो है वो भी बंद है और लोकल कोल हमारे पास शायद इतना है ही नहीं कि सारे सीमेंट प्लांट्स जो हैं वो लोकल कोल पे चल सकें। तो ये एक रिस्क जो है मेरे माइंड में है, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। होपफुली तो ये क्राइसिस जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ऐसा कोई एनर्जी स्पाइरल जो है पूरी दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन एक ये चीज़ है जो कि मैं आजकल जिसके बारे में सोच रहा हूँ और आपको भी मॉनिटर करनी चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।